गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। बात सबसे पहले पेपर लीक की करते हैं। दरअसल पेपर लीक का सरगना अरेस्ट हो चुका है। पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे उदयपुर लाया जाएगा। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेपर लीक प्रकरण में फरार वो चल रहा था। एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया है। 1 लाख का भूपेंद्र सारण पर इनाम है। जोधपुर, उदयपुर और एसओजी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। भूपेंद्र सारण को आज उदयपुर लाया जाएगा। 1 लाख का इनामी भूपेंद्र सारण आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहा था। बड़ा सरगना ऐसे माना जा रहा था। जोधपुर, उदयपुर और एसओजी की टीम लगातार संयुक्त कार्रवाई करती हुई और एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आज भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाया जाएगा। रीड पेपर लीक मामले में आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। बेंगलुरु एयरपोर्ट से आपको बता दें कि सारण को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और आज उसे राजस्थान लाया जाएगा। एडीजी के निर्देश पर एसओजी और जोधपुर ग्रामीण की बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, जाहिर तौर पर जिसकी लंबे समय से तलाश थी, आखिरकार सारण अब पुलिस की गिरफ्त में, आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, कब तक राजस्थान उसे लाया जाना है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब से ये पेपर लीक की घटना हुई थी उसके बाद में 2 सबसे प्रमुख नाम सामने आए थे, जिसमें भूपेंद्र सारण भी एक नाम था। सुरेश ढाका के साथ भूपेंद्र सारण मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में था। तो ऐसे में अब भूपेंद्र सारण की जो गिरफ्तारी हुई है वो उस पेपर लीक मामले की बेहद अहम गिरफ्तारी के रूप में है, क्योंकि भूपेंद्र सारण से पूछताछ के दौरान ही कई सारी जो कड़ियां हैं पेपर लीक से जुड़ी हुई वो खुलने की संभावनाएं बन रही है। दूसरा, इसमें ये भी नाम सामने आएंगे किस तरह के सफेद पोस्ट लोगों का जुड़ाव जो है वो पेपर लीक की इन घटनाओं के अंदर रहता है। किन लोगों से भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के संपर्क हैं। पुलिस पूछताछ में सुरेश ढाका के बारे में भी जानकारियां जुटाएगी कि क्या भूपेंद्र सारण को सुरेश ढाका के बारे में कोई जानकारी है कि वो इस समय कहां पर है, क्योंकि पुलिस को सुरेश ढाका की गिरफ्तारी भी बेहद महत्वपूर्ण है और पुलिस चाहती कि जल्दी से जल्दी वो भी गिरफ्त में आए। तो ऐसे में अब जब भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हो चुका है तो पुलिस अपने पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। और दूसरा, बेंगलोर से उदयपुर पुलिस के सुपुर्द भूपेंद्र सारण को कल देर शाम कर दिया गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सारण को उदयपुर लेकर पहुंचा जा सकता है। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भूपेंद्र सारण को सड़क मार्ग से उदयपुर लाया जा रहा है और तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर उदयपुर ला सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है इस पूरी यात्रा को गोपनीय रख रही है, किसी भी तरह की जानकारियां साझा नहीं कर रही है, क्योंकि पहले बाई एयर उदयपुर लाने की बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद में अब जो जानकारी मिल रही है कि सड़क मार्ग से उदयपुर लाया जा रहा है। तो किसी तरह से गुमराह कर एयर जो भूपेंद्र सारण है उसे उदयपुर लेकर सुरक्षित पुलिस पहुंचना चाहती है ताकि यहाँ आकर उससे अच्छे से इंट्रोगेट किया जा सके। जी कपिल, जाहिर तौर पर इंटरोगेशन जब होगा तो माना जा रहा है कि बड़े खुलासे होंगे। कुल मिलाकर जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश पुलिस की अब रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस पूरे मसले में सुरेश बिश्नोई जो कि एक स्थानीय स्तर पर जो मास्टरमाइंड के रूप में था वो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था और उसी के माध्यम से भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के बारे में जानकारी मिली थी। तो ऐसे में अब आगे की कड़ियां जोड़ने के लिए भूपेंद्र सारण से पूछताछ बेहद जरूरी थी। और अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो कई सारे सवाल जो हैं पुलिस के जहन में भी हैं कि पेपर लीक, क्योंकि इस बार पेपर माना जा रहा है कि सेंटर से लीक नहीं हुआ। तो ऐसे में ये पेपर कहां से लीक हुआ है, उस पेपर को गोपनीय जगह से बाहर लाने में, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका तक पहुंचाने में और कौन लोगों की संलिप्तता रही है, ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भूपेंद्र सारण से अपने पूछताछ के दौरान निकलवाने की कोशिश करेगी। कपिल, जरा दर्शकों को एक बात फिर बताइए कि भूपेंद्र सारण जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा था इस पूरे गिरोह का, जो राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला आया था, कितनी बड़ी ये सफलता पुलिस को हाथ लगी और कैसे, आखिर क्या पहले से इनपुट था, कैसे पहुंची भूपेंद्र सारण तक पुलिस? देखिए, ये पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि पेपर लीक का मामला जो था उसके चलते आप देखिए कि लाखों जो बेरोजगार युवा हैं उनके भविष्य पर कुठाराघात हो रहा था। तो ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए मास्टरमाइंड जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आना बेहद जरूरी थे। उदयपुर पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया था। जब ये खुलासा हुआ उसके बाद में भूपेंद्र सारण की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन आप देखिए कि भूपेंद्र सारण पुलिस को गच्चा देते हुए कई बार राजस्थान में घूमता रहा। हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया।
इस बार एसओजी की टीम पूरी नजर बनाए हुए थी और एसओजी की टीम को ये पुख्ता इनपुट मिल चुका था, क्योंकि भूपेंद्र सारंग का एक गुर्गा जो है वो एसओजी की गिरफ्त में आ चुका था और उसके माध्यम से जो जानकारी मिली कि भूपेंद्र सारंग अहमदाबाद एयरपोर्ट के माध्यम रास्ते वो बेंगलोर पहुंचेगा। ठीक है कपिल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो रोड वाया यहाँ पर लेके आया जाएगा भूपेंद्र सारंग को और माना जा रहा है कि बड़े खुलासे होंगे जब इंटेरोगेशन होगा। हमारे साथ जयपुर से विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विष्णु, जो लगातार ठिकाने बदल रहा था सारंग, लेकिन आखिरकार एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती था कि भूपेंद्र सारंग और उसके अलावा जो सुरेश ढाका है उनको पकड़ा जाए, किसी भी तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा था। ऐसे में 1-1 लाख रुपए का इनाम भी पीएचक्यू की ओर से दोनों मास्टरमाइंड के ऊपर रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत में जहां पर दोनों आरोपियों के, दोनों मास्टरमाइंड से नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही थी और ये लगभग माना जा रहा था कि ये लोग नेपाल भाग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग पुलिस को कच्चा देकर के राजस्थान में ही फरारी काटे थे। उसके अलावा अहमदाबाद यानी राजस्थान और भूपेंद्र सारंग का जो पूरा मूवमेंट था छिपने की, जो फरारी काटने की जो जगह थी, वो राजस्थान में जालोर, बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, उसके अलावा जयपुर में फागी जो एक ग्रामीण इलाका है, वहां इसने फरारी काटी। वहीं पर सबसे ज्यादा जो फरारी काटने की जगह थी अहमदाबाद, जहां पहले वो 25 दिन तक उसने फरारी काटी। उसके बाद वो वापस राजस्थान लौट करके आया और जब गिरफ्तारी से बचने के लिए उसको लगा कि गिरफ्तारियां हो सकती है, पुलिस ने काफी जगह दबिश दी है, उसके घर को तोड़ा जा रहा है, उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार राजस्थान से भाग करके वापस से भूपेंद्र सारंग अहमदाबाद गया और वहीं पर करीब 28 दिन तक और फरारी काटी। इस बीच जोधपुर ग्रामीण में जो डीएसटी की टीम है, वहां सूचना मिली कि जो भूपेंद्र सारंग है उसका मूवमेंट इस समय अहमदाबाद और बेंगलुरु के बीच में हो रहा है। तब एसओजी की टीम, जोधपुर ग्रामीण की टीम और उदयपुर पुलिस की टीमें बेंगलुरु पहुंची, करीब 6 दिन तक कैंप किया और आखिरकार कल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जबकि भूपेंद्र सारंग अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचा, तब पुलिस ने उसको धरता पहुंचा और अब उदयपुर पुलिस की टीम आज भूपेंद्र सारंग को लेकर पहुंचेगी। उसके बाद उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जी अब विष्णु, लेकिन क्या माना जाए, चूंकि अब उसकी पत्नी, उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है, उसका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उस पर बुलडोजर चढ़ चुका है, कार्रवाई हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से रसूखा के तहत कार्रवाई की गई है इन तमाम लोगों के खिलाफ, लेकिन जो मास्टरमाइंड है आखिरकार उसकी गिरफ्तारी से अब कौन से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है? भूपेंद्र सारंग के गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा जो खुलासा होना है वो होना है सुरेश ढाका के बारे में, जो कि एक कोचिंग संचालक था, जिसका बड़ा कोचिंग था जयपुर में और उस कोचिंग को जेडी की टीम ने ढहाया भी। तो और भूपेंद्र सारंग के साथ साथ पुलिस मुख्यालय ने सुरेश ढाका पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब सुरेश ढाका आखिरकार कहाँ छिपा है? क्या वो भूपेंद्र सारंग के साथ में ही फरारी काट रहा या फिर सुरेश ढाका का ठिकाना कहीं और है? क्योंकि उसके भी नेपाल भागने की आशंकाएं पूरी तरीके से प्रबल थी। तो अब भूपेंद्र सारंग से पहला सवाल होगा वो होगा सुरेश ढाका के बारे में कि सुरेश ढाका कहाँ है। उसके अलावा पेपर आखिरकार उन तक कैसे पहुंचा, दोनों आरोपियों तक पेपर कैसे पहुंचा, आरपीएस का पेपर कहाँ से लीक हुआ और आखिरकार आरपीएस में ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है जिसके थ्रू ये पेपर इन तक पहुंचा। 2 बड़े सवाल होंगे जो उदयपुर पुलिस को अभी करने होंगे। जी जाहिर तौर पर अब सुरेश ढाका का ठिकाना भी पुलिस खोजने की कोशिश करेगी भूपेंद्र सारंग के जरिए। अपने आप में बड़ी सफलता एसओजी की टीम को, उदयपुर टीम भी लगातार एसओजी टीम के साथ थी। मोटा इनपुट यहां पर यह मिला था कि अहमदाबाद से वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहा है और बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही धर दबोचा गया एसओजी की टीम की तरफ से। अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ ही देर में पहुंचने वाला है उदयपुर सुरेंद्र राणा। बड़ा इंटेरोगेशन, तमाम वो सवाल के साथ तैयार है पुलिस। एक बार फिर हम रुक करते हैं कपिल का, उदयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके पास जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचेगा भूपेंद्र सारंग और क्या बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवानगी हो चुकी है पुलिस की? देखिए, वैसे तो इस पूरी यात्रा को गोपनीय रखा जा रहा है, किसी भी तरह की जानकारियां, पुख्ता जानकारियां साझा नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज के अनुसार उदयपुर के आसपास भूपेंद्र सारंग को लेकर उदयपुर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। कोटला के एक डीएसपी जो है वो उनके नेतृत्व में इस जो भूपेंद्र सारंग है उसको उदयपुर लाया जा रहा है और साथ में 3 कांस्टेबल भी मौजूद हैं। तो हमारी जानकारी के अनुसार सड़क मार्ग से, क्योंकि ये संभावना है कि बेंगलोर से संभवतः जयपुर या फिर दिल्ली, दोनों में से एक जगह उसे हवाई मार्ग से लाया गया और वहां से सड़क मार्ग से उसे उदयपुर के लिए रवाना किया गया था और कुछ ही देर में उदयपुर सड़क मार्ग से की संभावना है, ऐसी जानकारियां हमें मिल रही है। हालांकि कल से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि हवाई मार्ग से उसे लाया जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से उसे सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया जाए, उसके बाद इंट्रोगेट किया जाए, इसलिए शायद सड़क मार्ग और हवाई मार्ग में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के लिए पिछले 6 दिन से राजस्थान पुलिस बेंगलुरु में कैंप कर रही थी। भूपेंद्र पर 1 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस से लेकर उदयपुर आएगी और माना जा रहा है कि रोड के जरिए, पहले हवाई यात्रा की बात सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता कपिल ने बताया कि रोड के जरिए कुछ ही देर में उदयपुर लेकर आया जाएगा और उसके जरिए सूरज राणा तक पहुंचने की कोशिश होगी। चलिए, कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोचिंग नगरी में फायरिंग से सनसनी मच गई है। गुमानपुरा इलाके में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों ने गोली मारकर युवक को घायल कर दिया। घायल युवक का एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गोलीबारी की। अस्पताल के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस छुटी हुई है। तो कोचिंग नगरी कोटा में गोलीबारी की खबर है। घायल युवक को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कोटा से ही बड़ी खबर है, जहां पर एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दी। यूपी के बदायूं का दरअसल बताया जा रहा है मृतक छात्र। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कोचिंग छात्र क्यों सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है। यूपी के बदायूं का एक स्टूडेंट जो कि कोचिंग नगरी में रहकर प्रिपरेशन कर रहा था, उसने सुसाइड कर ली। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी समेत 3 शहरों में पेयजल संकट गहराने वाला है। 3 शहरों में 3 दिन तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। पेयजल संकट से करीब 35 लाख लोग प्रभावित होंगे। 3 दिन तक टैंकर और बोरिंग के जरिए जलापूर्ति की जानी है। रेनवाल, मांझी, सूरजपुरा प्लांट, बीसलपुर में रखरखाव कार्य हो रहा है, लिहाजा जलापूर्ति 3 दिन तक बाधित रहने वाली है। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी समेत 3 शहरों में पेयजल संकट गहराने वाला है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध से 2 दिन के लिए जयपुर को पेयजल सप्लाई नहीं होगी। 24 और 25 फरवरी को मेंटेनेंस के चलते शटडाउन लिया गया है। रेनवाल, मांझी और सूरजपुरा प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के चलते 24 और 25 फरवरी को जयपुर के बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की सप्लाई है वो नहीं होगी। 480 MLD पानी रोज जयपुर को पेयजल के लिए सप्लाई होता है। 40 लाख की आबादी इस पानी का उपयोग करती है। इन 2 दिन में जयपुर को स्थानीय सोर्स से ही पानी जो है वो उपलब्ध होगा। गर्मियों की सीज़न शुरू होते ही पानी की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और पिछले दिनों में देखने में आया कि जयपुर बीसलपुर पेयजल लाइन है वो कई जगह से लीकेज हो गई थी और लीकेज को ठीक करने में काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। तो गर्मियां शुरू होने से पहले ही मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है और 2 दिन इस शटडाउन के बाद निर्बाध रूप से जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। बात अब ईआरसीपी की करते। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित प्रदेश पूर्वी राजस्थान के हक का पानी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना ईआरसीपी को लेकर के, उससे मैं समझता हूं कि जो राजस्थान के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उनके बातों की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री जी ने यहां पर कहा, मोदी जी ने दोसा के अंदर नया फॉर्मूला दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। जो बीजेपी के शासन में जिस प्रकार से योजना बनी थी सोच समझ करके, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर जो बीच में समझौता हुआ उसका आधार में बनी थी और 2010 की गाइडलाइन जो थी केंद्रीय जल आयोग की, उसके आधार पर बनी है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राजस्थान में जो काम चल रहा है, उस काम को, नौनेरा बांध का, उस काम को रुकवाने के लिए चले गए मध्य प्रदेश वाले। पूरी तरह केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार खुद ही एक्सपोज हो गई है कि एक राज्य के हितों को बलि देने के लिए किस प्रकार से बीजेपी राज्य आगे आया है। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। 7 दिन से वकीलों का धरना लगातार जारी है। दरअसल वकील जुगरान चौहान की हत्या के मामले में ये गुस्सा वकील जाहिर कर रहे हैं। वकीलों के प्रशासन से जो वार्ता हुई वो भी विफल रही।
बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी। 7 दिन से आपको बता दें कि मोर्चरी में शव रखा हुआ है, लेकिन परिजन उसे लेने के लिए तैयार नहीं। कुल मिलाकर अभी तक गतिरोध टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अपेक्षा ग्रुप से जुड़ी हुई बड़ी खबर कोटा से। दरअसल अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में अपडेट यह है कि सेंट्रल जेल से फिर 17 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जमीन मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर यह गिरफ्तारी। मामले में अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों पर कुल 115 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कंपनी ने 2500 लोगों के साथ 200 करोड़ की ठगी की थी। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन कर राजस्थान से हरियाणा परिवहन कर ले जा रहे लौह अयस्क से भरे डंपर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खेतड़ी सीआई ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है। मामले की गहनता से जांच कर दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लीगल आयरन ओर की खुदाई की हमें सूचना मिली थी। इसके संबंध में हमने हमारे जो थाने के जो जवान है स्पेशल टीम के, उनको भी लगा रखा था। आसपास हमने मुखबिर भी तैनात कर रखे थे और उनसे लगातार हम पता करा रहे थे कि जैसे भी कोई इलीगल कोई एक्टिविटी दिखे तो हमें बताना। कल हमें जैसी सूचना मिली तो हमने वहां हमारा जाब्ता लगाया और नाकाबंदी कराई। तो इसी दौरान हमको सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें आयरन ओर अभी भर के निकला, तो उसको हमने दौरान नाकाबंदी की कार्रवाई उनको पकड़ लिया। अभी तक हमने इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके भी ये पता कर रहे, अभी उनका हम पीसी रिमांड ले रहे। तो लक्खी मेले का आज तीसरा दिन है। 4 मार्च तक खाटू श्याम जी का मेला चलने वाला है। मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये आपको हम नजारा दिखा रहे हैं सुबह का, जहां पर देखिए किस तरह से श्रद्धालु लगातार डटे हुए और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए ललायत आस्था के रंग में नजर आ रहा है खाटू श्याम। लक्खी मेले का आज तीसरा दिन। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे मंदिर के बाहर से ही और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। संदीप, आपसे जरा नजारा अगर आप दिखाइए जरा कैमरे के जरिए, किस तरह से वहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। देखिए, बिल्कुल आज जो मेले का तीसरा दिन है और सबसे पहले हम हमारे श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के आज के जो दर्शन है वो करवाना चाहेंगे कि इस तरह से आज बाबा किस रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जिस तरह से जो श्रृंगार आज किया गया है, सबसे पहले हम हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जो दर्शन बाबा के करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे आज विशेष सजावट की गई है मंदिर में और उसमें बिल्कुल जो गुलदाउदी और गुलाब और जो विदेश से आए हुए फूल है उनसे आज बाबा का श्रृंगार किया गया। बहुत ही सुंदर श्रृंगार है वो किया गया है। दूसरी तरफ जहां तक भक्तों की बात है तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। 24 घंटे जो बाबा के दर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह सुबह का वक्त है, इस समय भी किस तरह से कतार जो है वो भक्तों की लगी हुई है मंदिर के अंदर। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो बाबा के भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आज तीसरा दिन है और आज शुक्रवार है, तो आज से ये माना जा रहा है कि आज शाम से, क्योंकि कल और परसों छुट्टी का दिन है, शनिवार और रविवार को तो जबरदस्त भीड़ रहेगी, तो आज शाम के बाद से जो है वो जो भीड़ है उसकी संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंचेंगे। कल और परसों बड़ी संख्या में भीड़ रहेगी और उसके बाद चूंकि दशमी और एकादशी को वैसे भी मेला जो है वो पीक पे रहता है, तो उस दिन तो और भी ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। अभी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी जो 3 दिन का जो मेला हुआ है इसमें लगभग 5 लाख तक के श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं और अब तो लगातार जो संख्या में इजाफा होगा। और दशमी एकादशी को तो जिस तरह से प्रशासन भी ये अनुमान लगा रहा है कि दशमी और
एकादशी को एक ही दिन में 10 से 15 लाख श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह भी जो है वो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। 24 घंटे रात को भी जो भक्त लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। जो नई व्यवस्था इस बार हुई थी उसकी वजह से आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं। एक एक जो लोग जो खाटू में रुके हुए हैं वो एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार भी जो है बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक झलक पाने के लिए जो बड़ी संख्या में देश भर से लोग आते हैं वो एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। और इस बार जिस तरह से ये व्यवस्था हुई उसके बाद बार बार लोगों को दर्शन हो रहे हैं, तो ये एक अपने आप में जो भक्त लोग हैं वो इस बात का सुखद एहसास कर रहे हैं कि बाबा जो है उनको बार बार दर्शन दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आज से जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद प्रशासन ने जो है वो जाब्ता भी बढ़ेगा और व्यवस्थाओं में भी इजाफा होगा। आज से जो ऑफिशियल जो काउंटर प्रशासन इस बार शुरू किया था, जो 40% से ज्यादा विकलांग लोग हैं या फिर 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनको विशेष दर्शन इस बार प्रशासन करवा रहा है, जिसमें बाकायदा मंदिर कमेटी का गार्ड उनके साथ जाता है और वो उनको दर्शन करवा के वापस अपने जो उनके जो परिजन है उन तक छोड़ता है। उसका अब तक जो ट्रायल चल रहा था, आज उसका जो है ऑफिशियल उसका काउंटर है वो आज से शुरू हो जाएगा और आज से जो भक्त जो लोग हैं इस तरह के वो दर्शन कर पाएंगे। तीसरी एक और व्यवस्था प्रशासन ने आज से शुरू की है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर आती हैं, उनके लिए भी अलग से लाइन कर दी गई है। और जिला कलेक्टर ने इसको लेकर के कल ही आदेश जारी किए थे कि जो गर्भवती महिलाएं अगर यहाँ दर्शन के लिए आती हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के भी अलग से लाइन शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर रोक लगा करके, और हम श्रद्धालुओं से हम बातचीत करना चाहेंगे उनसे भी। जी, इसको बाबा को दिखा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हिसार से आए जी। हिसार से कब आए थे? कल शाम को आए थे जी। हो गया आराम से? हाँ जी, बहुत अच्छे से हुए जी। कितनी बार कर लिए? अब यहाँ एक ही बार करे जी। कितना टाइम लगा दर्शन में? दर्शन में 5 मिनट लगे, कोई टाइम नहीं लगा, बहुत अच्छे से दर्शन है जी। हाँ जी, भगवान। हाँ जी, मैं हिसार काबरेल से जी। बाबा की दया दृष्टि से और आ रहे हैं, और क्या है जी, बड़ी मेहरबानी बाबा की। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। अब की बार खाटू श्याम बाबा मंदिर में बहुत ही अच्छी सुविधा की गई है। सभी को श्याम बाबा के अच्छे से प्रोग्राम हो रहे हैं। सभी मैं तहे दिल से खाटू श्याम समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो देखिए, जिस तरह से जो बाबा के भक्त हैं उनमें बड़ा उत्साह दर्शन को लेकर के रहता है, और इस बार जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उससे कि तुरंत जो है वो दर्शन भी हो पा रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं उनमें और सुधार हो रहा है, क्योंकि आखिर के जो 5 दिन होते हैं मेले के वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो है वो भीड़ खाटू पहुंचती है। तो अगले 5 दिन जो होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, और उसको लेकर के प्रशासन जो है, हालांकि व्यवस्थाएं पहले दिन से दुरुस्त है, लेकिन उनमें और भी जो है वो अच्छे क्या किया जा सकता है इसको लेकर के। जैसे कल से ये गर्भवती महिला वाला अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, और भी अभी ऑनलाइन जो दर्शन है उसको लेकर के भी तैयारी की जा रही है कि मेले के आखिरी तक इसके या मेले के तुरंत बाद में जो भी श्रद्धालु आएंगे वो खाटू में ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक टीम तिरुपति भेजी गई थी, और तिरुपति जो टीम गई थी उसने जो सुझाव दिए थे उनको धीरे धीरे जब जो जिला प्रशासन है वो लागू कर रहा है। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बार मेले की व्यवस्था को लेकर पहले से बहुत जोर शोर से तैयारी हमने देखी थी, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। खास तौर पर क्या बदलाव इस बार किए गए हैं व्यवस्था में? देखिए मतलब एक जो दर्दनाक एक हादसा हुआ था उसके बाद से लगातार जो खाटू की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसको लेकर के बड़े स्तर पर मंथन हुआ, सरकार के स्तर पर मंथन हुआ, प्रभारी मंत्री लगातार खाटू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी संदीप हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का आज 85वां महाधिवेशन है रायपुर में। आपको बता दें कि कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस महाधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाधिवेशन में शामिल होंगे। पार्टी के 15,000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वकील के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वकीलों परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर दरअसल यहां पर नाराजगी जाहिर की और पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
परिजन कर रहे हैं। वकील सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।